बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले ही दिन जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने यह फैसला लिया कि हम भी इंडिया पर क्रॉस अटैक करेंगे, तो जब उनके स्ट्राइकर एयरक्राफ्ट बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक थे, तो हमने उनकी एरियल एक्टिविटी को ट्रैक करा और हमने अपनी एक विंग उनके खिलाफ भेज दी। तो उसी विंग के हम अंदर हमारा एक एयरक्राफ्ट था MiG-21 बाइसन, जिसको फ्लाई कर रहे थे हमारे विंग कमांडर अभिनंदन। तो जब उन्होंने F-16 को हरा दिया और उसको शॉट डाउन कर दिया, उसी के बाद उन पर काफ़ी सारे मिसाइल अटैक्स हुए। तो उन्हीं मिसाइल अटैक को डॉज करने के चक्कर में उनके एयरक्राफ्ट का कंट्रोल आउट हो चुका था और उसी कंट्रोल आउट होने की वजह से वो एयरक्राफ्ट से इजेक्ट कर गए, क्योंकि उस टाइम उनके पास एक ही ये फैसला बचा था जिससे वो अपनी लाइफ बचा सकते थे। मोस्टली आप लोगों को ये लगता होगा जो सीट इजेक्शन सिस्टम होता है, ये सिंपली एयरक्राफ्ट की ग्लास कॉकपिट का टूटना है और टूटने के बाद सीट बाहर आते ही पायलट का इजेक्ट होकर वहां से पैराशूट ओपन करके सेफली लैंड होना है। पर जब आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर केवल और केवल सीट इजेक्शन में इतने सारे स्टेप्स होते हैं और इतनी सेफ्टी प्रिकॉशंस होती है जिनका अगर हमने पालन नहीं करा तो हमारी लाइफ भी डेंजर में आ सकती है। तो मेन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटे से क्वेश्चन की ओर कि जितने भी अभी तक हमारे पायलट्स रहे हैं वो मोस्टली इजेक्शन को प्रेफरेंस क्यों नहीं देते। अब आप सोच के देखिए, जितने भी फाइटर पायलट्स होते हैं वो मोस्टली अपने मिशन से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होते हैं और उस करोड़ों रुपए की एयरक्राफ्ट की जिम्मेदारी जो है वो उन्हीं पायलट्स के ऊपर होती है। तो उनका मेन उद्देश्य यही होता है, भले ही उनकी जान चली जाए पर वो उस मिशन को पूरा करके रहेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब उनका एयरक्राफ्ट का बैलेंस आउट हो चुका होता है और वो कंट्रोलेबल कंडीशन में नहीं होता है, तब भी वो यही सोचते हैं कि कोई नहीं, कुछ टाइम बाद हम हो सकता है कि उसका कंट्रोल रिगेन कर लें। पर उसी चक्कर में वो एयरक्राफ्ट उनका क्रैश हो जाता है, जिससे हमारे पायलट्स की ज़्यादातर मौत हो जाती है। अब बढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ सीट इजेक्शन पे। जब हमारे एयरक्राफ्ट नए नए बने थे तो उनकी जो स्पीड थी वो मोस्ट प्रोबेबली 30 to 60 माइल्स पर आवर की थी, जो कि आज के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कम है। हो सकता है जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ ये उस टाइम इनकी स्पीड और भी ज़्यादा कम हो। तो उस टाइम पे अगर एयरक्राफ्ट का कोई भी बैलेंस आउट होता था या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो वो ऑन बोर्ड अपना पैराशूट शोल्डर्स पे लोड करके सिंपली एयरक्राफ्ट से जंप कर देते थे। जैसे ही समय के साथ साथ जब एयरक्राफ्ट की स्पीड बढ़ी तो उसमें मेन प्रॉब्लम ये आई कि जो एयरक्राफ्ट है मिनिमम 500 से लेकर 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और उसी स्पीड के अंदर जो पायलट है उसके फेस पे डायरेक्ट एयर प्रेशर लगा था और उस डायरेक्ट एयर प्रेशर की वजह से जो वो अपनी आइज थी वो मोस्टली ओपन नहीं कर पा रहे थे और उनका जो हेड था वो भी एक हाई प्रेशर की वजह से बैलेंस आउट हो रहा था, जिससे उनको एयरक्राफ्ट कंट्रोलिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी। तो सबसे पहली बार रॉयल एयरफोर्स ने यह फैसला लिया कि हम एक ग्लास कॉकपिट की शील्ड अपनी कॉकपिट के ऊपर लगाएंगे, जिससे एयरक्राफ्ट के जो पायलट्स हैं वो तेज हवा को भी झेल सकें। अब आप देखिए, जैसे ही ग्लास की शील्ड कॉकपिट पे इंस्टॉल हुई उसी के बाद से सीट इजेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि जैसे अगर हम नॉर्मल इजेक्ट करेंगे या फिर हम कूदेंगे तो जो उसकी जो ग्लास है उसको ओपन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इतने में हमारा क्रैश भी हो सकता है या फिर जो एयरक्राफ्ट है वो बैलेंस आउट होने से किसी भी एयर टू एयर मिसाइल का टारगेट बन सकता है। तो हमने फैसला लिया कि जो ग्लास कॉकपिट है उसको सबसे पहले हम एक नॉर्मल पटाखे की तरफ फोड़ेंगे, जिससे जो उसका ग्लास है वो एक चकनाचूर हो जाएगा, उसके चूड़े चूड़े हो जाएंगे। और जब चूड़े चूड़े हो गए तो फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर हम इजेक्ट कैसे करेंगे, तो उसका भी हमने एक बड़ा ही क्लेवरली टेक्निक निकाली, जो थी हमारी रेल लाइंस की तरह एक नॉर्मल सीट बाहर जाने की। जैसे कि आप पीछे वीडियो में देख रहे हैं कि इसकी जो टेस्टिंग हो रही है किस प्रकार से हो रही है और जो सीटें किस तरह से बाहर जाती है। अब देखिए, जो रेल ट्रैक है उसके अंदर भी मेन प्रॉब्लम ये आई थी कि जो उसका इंजेक्शन हो रहा था उसके अंदर फोर्स बड़ी कम लग रही थी, तो फोर्स हमें बढ़ानी थी और फोर्स बढ़ाने के लिए हमने उसके अंदर लगाया रॉकेट प्रपल्शन, जो एक रॉकेट की तरह उसको एनर्जी देगा। अब बात करते हैं आज के टाइम की। जो मिनिमम एवरेज स्पीड है हर एयरक्राफ्ट की वो मिनिमम मैक 2 तो होती ही है। तो उसके अंदर इजेक्शन किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहली बात जब आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया जो शील्ड है उसकी जो ग्लास की अगर वो टूटती है तो उससे पायलट के फेस या उसके बॉडी पार्ट पे ग्लास की वजह से काफ़ी हार्म होने की चिंता रहती है। तो उसको हमने करा, एक हमारे हैंड पे एक हैंडल होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लास शील्ड रिमूवर हैंडल। तो उसकी वजह से सिंपली वो शील्ड पूरी की पूरी सेपरेट हो जाती है, जैसा आप वीडियो में देखिए। तो जैसे ही वो सेपरेट होगी तो हमारा रॉकेट प्रपल्शन स्टार्ट होगा और रॉकेट प्रपल्शन स्टार्ट होते ही हम उस रेल ट्रैक की हेल्प से सिंपली बाहर इजेक्ट कर देंगे।
अब आपने देखा जैसे वो सीट इजेक्ट हो गई तो उसके अंदर मेन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। आज के टाइम पर जो उसकी फोर्स होती है वो ऑलमोस्ट 20 जी फोर्स होती है और 20 जी फोर्स बहुत ही हाई है। तो इसके अंदर हमें एक स्पेशल कुछ प्रिकॉशंस याद रखने होते हैं, जैसे कि जो हमारी एल्बोज है वो स्ट्रेट ना हो या फिर नॉर्मल इस एंगल में भी ना हो, वो बिल्कुल ही ऐसा कंट्रैक्टेड एंगल में हो, जिससे जब हम ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रहे हैं तो हमारी एल्बोज ब्रेक ना हो। क्योंकि 20 जी फोर्स की जो फोर्स है वो इतनी हाई होती है कि हमारा हाथ जो है सीधा सीधा प्लेन में रह जाएगा और हमारी बॉडी जो है वो ऊपर चली जाएगी। तो इसी वजह से हमें अपने लेग्स और एल्बोज को बहुत ही कांटेक्ट करके रखना पड़ता है इजेक्शन के टाइम पे। और जो इजेक्शन है बेसिकली मोस्टली या मैक्सिमम 2 से 5 सेकंड लेता है और 2 से 5 सेकंड के अंदर हम अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है। तभी आपने देखा होगा जो आजकल के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आ रही है, इनका जो ग्लास कॉकपिट है या फिर जो कॉकपिट की शील्ड है वो थोड़ी वाइड है, जिससे अगर पायलट अगर अपनी एल्बो हल्की सी ब्रॉड भी करता है तो उसको इजेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। अब जैसे ही पायलट ने एयरप्लेन से इजेक्ट करा तो जैसे ही वो अगर हवा में चला गया तो हवा में जाने के बाद जो सीट है वो उससे अलग हो जाएगी। और आपने पायलट को जब कभी भी फाइटर प्लेन में बैठते हुए देखा होगा तो उन्होंने आपने देखा होगा बगल से एक बेल्ट अटैच करते हैं, जिससे वो बेसिकली सीट से अटैचमेंट नहीं होता, वो बेसिकली अटैचमेंट होता है पैराशूट से। तो जब हम ऊपर आसमान में चले जाते हैं रॉकेट प्रोपल्शन की हेल्प से तो हमारी सीट जो है वो अलग हो जाती है और सीट अलग होने के बाद हम केवल रहते हैं पैराशूट की हेल्प से। और जब हम जाते हैं 10,000 फीट की ऊंचाई पे तो हमारा पैराशूट ऑटोमेटिकली या फिर मैनुअली ओपन हो सकता है और हम सेफली लैंड कर जाएंगे। तो क्विक रिकॉल करते हैं हमारे स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 ग्लास शील्ड रिमूवर, देन रेल ट्रैक की मदद से रॉकेट प्रोपल्शन से ऊपर जाना और ऊपर जाते ही सीट का सेपरेशन और सीट सेपरेशन के बाद पैराशूट ओपनिंग और देन सेफली लैंडिंग। अब आता है सिनेरियो जो बिल्कुल ही अपोजिट है ड्यूल सीटर एयरक्राफ्ट पे। उसके अंदर 2 पायलट्स होते हैं, जैसे कि हमारा सुखोई 30 MKI हो गया। उसके अंदर अगर आप देखिए जो पहले का पायलटर है जो फ्रंट में बैठे होते हैं, अगर वो सबसे पहले इजेक्ट करेंगे तो जो उनके पीछे वाले पायलट होते हैं जो ऊपर उनके कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा हाइट पे होते हैं, तो उससे उनका फेस बर्न हो सकता है, क्योंकि जो रॉकेट प्रोपल्शन है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो उसकी एक्चुअल टेक्निक है कि सबसे पहले बैक के पायलट इजेक्ट करें देन फ्रंट वाले पायलट, क्योंकि जो बैक पायलट होते हैं वो फ्रंट पायलट से कंपैरेटिवली ज़्यादा हाइट पे होते हैं। जैसा कि आपने देखा है जो सीट इजेक्शन का पूरा प्रोसीजर है ये कितना लाइफ सेविंग है, पर अगर हमने इसकी प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करा तो ये हमारी लाइफ को खतरे में भी डाल सकता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज़ वो लाइक जरूर करके जाइएगा और हमारे चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी सारी डिफेंस रिलेटेड वीडियोस हैं, तो प्लीज़ उनको जरूर विजिट करिए। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक, सब्सक्राइब और जो कमेंट्स हैं वही हमें अपनी आने वाली वीडियोस के लिए मोटिवेट करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।